गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सब? माई सेल्फ रजत छाबड़ा एंड फ्रॉम नाउ आई एम ऑल्सो गोइंग टू टीच यू मैथ्स एंड आई एम स्टार्टिंग विद द चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर सिलेबस, रियल नंबर्स। तो आपने नंबर सिस्टम के बारे में हमेशा से पढ़ रखा है। आपने क्लास 8th में भी ये चीज़ पढ़ी थी, आपने क्लास 9th में भी ये चीज़ पढ़ी थी और अब आप क्लास 10th में भी ये चीज़ पढ़ेंगे। तो आपने इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, इन सब के बारे में पढ़ रखा है। अब मैं बात करता हूँ कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो मैंने कह दिया भाई, रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स which can be represented on number line, which can be represented on number line. Suppose this is my number line 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। अब इस नंबर लाइन पे जो भी नंबर रिप्रेजेंट हो सकता है वो सब रियल नंबर्स आ सकते हैं। जैसे 1 मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 2 मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 0.5 मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। आपके जैसे नंबर ले लिया मैंने से अंडर रूट थ्री की वैल्यू क्या होती है 1.732। अब ये 1.732 मैं लोकेट कर सकता हूँ बिफोर 2, तो ये नंबर भी लोकेट हो सकता है, तो ये भी रियल नंबर हो गया। फिर मैंने ले लिया पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 समथिंग कुछ होती है आगे, तो वो नंबर भी मैं यहाँ पे 3 के जस्ट आगे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सब के सब क्या है, नंबर लाइन है। आपसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि नंबर लाइन रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में जो आपका चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक आता है वो है सो स्टूडेंट्स अब आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स हो सकता है उस मैथमेटिशियन का नाम था जिन्होंने ये लॉ दिया था। डिवीजन आप सभी को पता ही है, डिवीजन क्या होता है, कोई भी नंबर उसको डिवाइड करना। से मैंने 7 को 2 से डिवाइड किया, 3 क्वेश्चन आया आपका, आपने माइनस करा और 1 आपका रिमाइंडर आ गया, तो ये डिवीजन प्रोसेस होगी। अब बात आती है लेमा क्या होता है। लेमा का मतलब होता है कि आपने पहले से सिद्ध करी हुई, साबित करी हुई, प्रूव करी हुई कोई एक स्टेटमेंट ली और उससे आपने कोई दूसरी स्टेटमेंट प्रूव करी। वापिस से सुनिए कि आपने कोई एक प्रूव करी हुई स्टेटमेंट ली और उस स्टेटमेंट से कोई दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव किया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंग्लिश का एक सेंटेंस होता है, सन राइजेज इन ईस्ट। आप सभी को पता है, मेरे को भी पता है, नहीं पता था, मैं एक दिन सुबह जल्दी उठ गया और मैंने चेक कर लिया कि नहीं, सन ईस्ट में ही राइज हो रहा है। उसके बाद में मैं पूरे दिन देखता रहा सन का मूवमेंट और लास्ट में मेरे को रात को शाम को जाते हुए पता चला कि सन सेट्स इन वेस्ट। अब मैंने इस स्टेटमेंट को, इस जो प्रूवन स्टेटमेंट थी, इस स्टेटमेंट से ये स्टेटमेंट बना दी, ये भी सत्य हो गई, ये भी प्रूव हो गई। क्यों? क्योंकि सन तो वेस्ट में ही सेट होता है, ये भी मैंने बना ली। अब मैंने इस स्टेटमेंट से ये स्टेटमेंट प्रूव कर दी, इस प्रूव्ड स्टेटमेंट से ये स्टेटमेंट प्रूव कर दी, तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं आपके लेमा। क्या बोलते हैं इसको? लेमा। अब अपन बात करेंगे आगे। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अंदर उन्होंने क्या बताया कि ए और बी कोई 2 इंटीजर्स थे, ए और बी क्या थे, वो 2 इंटीजर्स थे।
तो आप जब इनको ऑपरेट करोगे तो आपके पास कोई दो इंटीजर्स और आएंगे, q एंड r। अब वो होता क्या है, तो यूक्लिड्स ने एक स्टेटमेंट दी थी क्या, कि a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r। यूक्लिड्स ने क्या स्टेटमेंट दी थी, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r। ये यूक्लिड्स के द्वारा दी गई स्टेटमेंट थी। अब इस स्टेटमेंट में क्या हुआ, a नॉर्मली जो आपने इधर अपन ने डिवाइड कर रखा है, इसमें देखिए ये जो 2 है, ये 2 क्या है आपका डिवीजर, क्या है ये डिवीजर, और यही आपका क्या है b है, यही आपका क्या है b है। फिर ये आपका है 7, ये 7 क्या है आपका डिविडेंड है, क्या है डिविडेंड है, और इसी डिविडेंड को अपन ने क्या किससे रिप्रेजेंट किया है, a से। ये 3 क्या है आपका, 3 आपका कोशेंट है, इसको q से रिप्रेजेंट किया, और ये जो 1 है ये आपका r रिमाइंडर है, इसको आपने r से रिप्रेजेंट किया है। तो ये a b q और r क्या क्या है वो मैंने वहां पे एक्सप्लेन आपको कर दिए। अब अपन बात करते हैं आगे। देखो ये चीज तो आप सभी को पता है, इसको अगर मैं नॉर्मल फॉर्म में लिखूं तो मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, लेकिन मैं इस फॉर्म में ना लिख के मैं इसको इसी फॉर्मेट में लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि ये ही आपका जस्टिफाइड फॉर्मेट है जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अंदर बताया गया है। अब इसके साथ में उन्होंने एक कंडीशन भी दी थी, क्या दी थी, कि जो आपका रिमाइंडर है वो 0 से या तो बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर हो सकता है, और दूसरा वो b से छोटा होगा, वो आपके कोशेंट से हमेशा छोटा होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आप 7 को डिवाइड करते हो 2 से, ठीक है, तो 3 कोशेंट पर ये 6 माइनस हो गया और 1 रिमाइंडर आ गया। अब आपको पता है ये रिमाइंडर कभी भी 2 से बड़ा नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि रिमाइंडर आपका या तो यहाँ पे 0 आ सकता है, अगर सपोज करो यहाँ 7 की जगह क्या होता 6 होता, तब तो ये रिमाइंडर क्या हो जाता है, यहाँ पे 0 हो जाता। यहाँ पे 8 होता सपोज करिए, तो ये क्या होता रिमाइंडर, यहाँ कोशेंट 4 होके और रिमाइंडर वापस क्या हो जाता 0 हो जाता। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिया था 7 लिया था, तो 7 लिया था तो कोशेंट 3 टाइम्स पे रिमाइंडर क्या बच गया मेरे पास 1 बच गया। इस तरीके से मैं इस स्टेटमेंट को जस्टिफाइड करता हूं। ठीक है, अब ये तो आपके सबके समझ में आ गई, बट जो दिक्कत आती है वो आती है इनके क्वेश्चन समझने में। क्यों, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज के अंदर इनके क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं। ठीक है, और इसीलिए जब आप किसी भी बच्चे से इस चैप्टर के बारे में बात करोगे तो मोस्टली बच्चे एक ही जवाब देते हैं, हमने तो रट लिया था, हमने ये कर लिया था। कोई ये नहीं बोलेगा मेरे को ये समझ में आ गया था। बहुत कम होंगे जो ये बोलेंगे कि मेरे को ये समझ में आ गया। क्यों, क्योंकि उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया था। ठीक है, तो अब अपन ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल की हेल्प से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को सॉल्व समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्वेश्चन क्या दे रखा है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 से लेके आगे तक जो भी है, जो भी नेगेटिव 0 से आगे इधर जो भी सब है वो सब पॉजिटिव इंटीजर है, राइट हैंड साइड में जो भी है। एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q plus 1, 3q plus 2, where q is some integer, और वहां q भी क्या एक इंटीजर है। तो जब मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा तो मैंने लिख दिया भाई लेट a be any integer। a को मैंने क्या मान लिया, एक इंटीजर मान लिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब a इंटीजर है एंड b जो है, b की वैल्यू किसके बराबर हो गई 3 के बराबर हो गई। b किसके बराबर हो गया 3 के। अब 3 क्यों लिया, क्योंकि ये यहाँ पे 3 दिया हुआ है मेरे को। ठीक है, सो बाय यूक्लिड्स
डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या था? a इक्वल्स टू क्या था, एक बार देख लेते हैं, हम साइड में लिख लेते हैं। a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये a इक्वल्स टू, अब b की वैल्यू क्या हो गई 3 क्यू प्लस आर, वेयर r, अब r की वैल्यू देखो 0 से बड़ी और 0 के बराबर हो सकती है, एंड लेस देन, किससे लेस होनी चाहिए, जो आपकी b की वैल्यू होती है। अभी आपने प्रीवियसली ये चीज सीखी थी, तो ये 3 से छोटी होनी चाहिए। सो अब बताओ a की वैल्यू क्या क्या हो गई 3q प्लस आर। अब यहाँ पे जब ये कंडीशन चल रही है तो ये नंबर्स क्या क्या होंगे, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 को अपन इंक्लूड नहीं कर सकते, बिकॉज r शुड बी लेस देन 3। तो ये हो गया 0, 1 एंड 2। तो यहाँ पे एक कंडीशन तो बनी 3q प्लस 0, एक कंडीशन बनी 3q प्लस 1, एक कंडीशन बनी 3q प्लस 2। तो मेरी जो तीनों कंडीशंस थी 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, तीनों ही जस्टिफाइड हो गई, और q क्या है, एक इंटीजर है यहाँ पे। सो every positive integer is of the form 3q plus 1 and 3q plus 2। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, रटने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिकली हमने क्या सुना है, जब तक आज जब भी ये चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं तो इसके अंदर ये चीज सुनने को मिलती है, बच्चों से पूछें कि आपको ये समझ में आया, नहीं हमने तो रट लिया था। अब क्यों रट लिया था आपने, बात ये है आपने क्यों रट लिया था, जब आप समझ सकते हो। समझना क्या, आपको ये कंडीशन देखनी है कि भाई 3q ही क्यों लिया, क्योंकि अगले ने क्वेश्चन में पूछा था, तो ये बात तो यहां हो गई। अब ये 0, 1, 2 कैसे लिए, क्योंकि ये r की कंडीशन थी कि r शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3। तो मैंने इनकी वैल्यूज ले ली 0, 1, 2, फिर मैंने ये वैल्यूज पुट कर दी, और ये वैल्यूज पुट करने के बाद में मैंने इनकी वैल्यूज निकाली, a इक्वल्स टू 3q, a इक्वल्स टू 3q प्लस 1 एंड a इक्वल्स टू 3q प्लस 2। इस तरीके से मैंने लिख दिया कि सो एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन ने सेकंड एग्जांपल लिया है। सेकंड एग्जांपल क्या दिया है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर, अब देखो डायरेक्ट नहीं पूछा, आपकी बार पूछा है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है उसका जो स्क्वायर है वो कौन सी फॉर्म में होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए 3m और 3m प्लस 1, 3m और 3m प्लस 1। ठीक है, अब मैंने इसका भी सॉल्यूशन स्टार्ट किया उसी तरीके से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, स्क्वायर होने के बाद में क्या दे रखा है 3m दे रखा है। अब 3 जो भी है तो फिर उसके लिए भी मेरे को जो नंबर लेना है, b की जो वैल्यू वो मेरी क्या हो जाएगी, वापस से अगेन 3 हो जाएगी। तो मैंने लिख दिया भाई लेट a बी एनी इंटीजर एंड b इक्वल्स टू 3। सो बाय यूजिंग, क्या यूज करूंगा मैं, वही जो पढ़ रहे हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसका यूज करते हुए अपन क्या लिख देंगे, a की वैल्यू क्या हो सकती है, अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा था मैंने 3q प्लस 3q, a की वैल्यू हो सकती है 3q प्लस 1, और a की वैल्यू क्या हो सकती है 3q प्लस 2। अब आगे तो जा नहीं सकता, 3 ले नहीं सकता, क्योंकि r इज लेस देन इक्वल्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन 3। तो ये 3 नंबर आए मेरे पास। ठीक है, अब अगले ने मेरे से पूछा क्या था, स्क्वायर पूछा था। क्या पूछा था, स्क्वायर। तो मैंने केस फर्स्ट लिया, फर्स्ट में मैंने क्या किया, a इक्वल्स टू 3q था, यही था ना, तो मैंने यहाँ पे क्या किया 3q का स्क्वायर किया। क्या किया, 3q का स्क्वायर। अब 3q का स्क्वायर क्या होता है 9q
क्यू स्क्वायर। क्या होता है 9q स्क्वायर, ये तो आप सभी को आता है। अब इस 9q स्क्वायर को में से मैं 3 अगर कॉमन कर सकूं तो यस इट इज पॉसिबल, आई कैन टेक कॉमन 3 फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो ये क्या 3 कॉमन लेने पे ये क्या बच गया 3q स्क्वायर। क्या बच गया 3q स्क्वायर। अब ये 3q क्या बना मेरे पास, 3q क्या बचा मेरे पास, 3q एक इंटीजर बचेगा। कैसे, अगर मैं q की कोई एक वैल्यू लेता हूं, से मैंने q की वैल्यू ले ली 1, q की वैल्यू क्या ले ली 1, तो q की वैल्यू 1 होते ही क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3, तो ये भी एक इंटीजर है। मैंने सपोज करो q की वैल्यू ले ली -1 ले ली, तो भी ये सेम रहेगा, क्योंकि कोई भी आप इंटीजर है, q भी कोई भी वैल्यू ले लो वो एक इंटीजर टर्म ही यहाँ पे लेगा। तो इस पूरे की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं 3m लिख सकता हूं, वेयर m इक्वल्स टू 3q, वेयर m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। m क्या हो गया 3q स्क्वायर हो चुका। आई बात समझ में, तो ये 3m की फॉर्म में आ गया। अब दूसरा क्या लिया था मैंने 3q प्लस 1। अब 3q प्लस 1 का स्क्वायर करिए आप, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से ओपन होगा, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को ओपन करो, a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही फॉर्म बनी। अब इस फॉर्म को थोड़ा सा एक्सपेंड करिए, तो 3q का होल स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 6q प्लस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। अब आप क्या करोगे, मेरे को एक चीज ये बताओ, क्या आप इन दोनों में से क्या कॉमन कर सकते हो, 3 कॉमन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, q भी हो सकता है लेकिन q नहीं करना मेरे को, 3 कॉमन कर सकते हो, तो मैंने इन दोनों में से 3 कॉमन कर दिया। ठीक है, अगर q भी कॉमन करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक स्टेप बढ़ जाएगी आपकी, आप केवल 3 कॉमन करिए इसके अंदर से। तो जब आप इसमें से 3 कॉमन करते हो तो ये 9q स्क्वायर की जगह तो मेरे पास क्या बच जाता है 3q स्क्वायर प्लस 6q की जगह मेरे पास क्या बच जाता है 2q, यही बचेगा। और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा प्लस 1। अब इसको मैं क्या 3m प्लस 1 नहीं लिख सकता, वेयर m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब m इंटीजर है, इंटीजर की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो फर्स्ट केस में m की वैल्यू आ गई थी 3q स्क्वायर, अब की बार m की वैल्यू आ गई 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है, हर केस में ये वैल्यू चेंज हो रही है, बट जो मेरा इंटीजर बन के आ रहा है वो इसी फॉर्म में आ रहा है जो मेरे से पूछी गई है। पहला मेरा 3m की फॉर्म में आया था, अब की बार 3m प्लस 1 की फॉर्म में। अब लास्ट जो और है मेरी थर्ड स्टेप है, वो क्या दी हुई है 3q प्लस 2। अब इसका भी मैं क्या करूंगा स्क्वायर करूंगा, तो इसका मैं जब स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 3q का होल स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q 6q इंटू 2 12q प्लस 2 का स्क्वायर 4। फिर इनमें से अब इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। अब इस 4 को मैंने स्प्लिट कर दिया 3 प्लस 1 की फॉर्म में। क्यों कर दिया, क्योंकि अब इस स्टेप से अगर मैं 3 कॉमन कर सकता हूं, डायरेक्टली मैं 4 में से 3 कॉमन नहीं कर सकता, लेकिन 4 को मैंने स्प्लिट कर दिया 3 प्लस 1 की फॉर्म में, और इसी फॉर्म से मैं ये फॉर्म जनरेट कर दूंगा। अब मैंने क्या किया, इन 3 टर्म में से 3 कॉमन किया, तो जब मैंने 3 कॉमन किया तो मेरे पास इधर क्या बचा 3q स्क्वायर प्लस 12q में से मेरे पास क्या बचा 4q प्लस 3 में से क्या बचा मेरे पास 1 प्लस 1। तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं m लिख सकता हूं, बिकॉज m इज एन इंटीजर वेयर m इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और आपने ये फॉर्म जनरेट कर दी। तो कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में होगा उसको, कोई भी नंबर जो इन फॉर्म्स में होगा उसको आप बाय द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन करते हैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1।
क्या दिया हुआ है, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब देखो पहले अपन ने एग्जांपल किया था पॉजिटिव इंटीजर, फिर अपन ने किया था स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, अब की बार अपन कर रहे हैं स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो हो रहा है ना, ये क्वेश्चंस अपने आप कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं, लेकिन जो समझने का तरीका है, अगर आप बेसिक्स पे चलेंगे, आप बेसिक्स पे चलेंगे तो आपको ये हार्ड नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा वो देखिए। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे b की वैल्यू क्या ले रखी है, अगले ने 8 ले रखी है, b की वैल्यू क्या ले रखी है 8। तो बताओ यहाँ पे ये b वाली वैल्यूज क्या क्या बन सकती है आपके पास में। एक तो बन सकती है 8q, दूसरी क्या बन सकती है 8q प्लस 1, तीसरी क्या बन सकती है 8q प्लस 2, तीसरी क्या बन सकती है 8q प्लस 3, फिफ्थ वैल्यू क्या बन सकती है 8q प्लस 4, सिक्स्थ वैल्यू क्या बन सकती है 8q प्लस 5, सेवेंथ वैल्यू क्या बन सकती है 8q प्लस 6 और एट्थ वैल्यू क्या बन सकती है 8q प्लस 7। ठीक है, ये 8 वैल्यूज आपकी बन सकती है। क्यों बन सकती है, क्योंकि देखो जब b की वैल्यू 8 है तो r मस्ट बी लेस देन 8 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन रहती है अपने पास में। तो अपन ने ये निकाल लिया। अब मेरे को एक चीजें बताओ, अब देखते हैं अपन इसमें से 2 कॉमन करते हैं। तो 8q में से जब 2 कॉमन किया तो ये अंदर क्या बचा मेरे पास 4q। ठीक है, 2 into 4q बचा। अब जो नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है वो इवन होगा ना कि ऑड, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। अब इसमें से क्या मैं 2 कॉमन कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, तो ये मेरा ऑड नंबर है। फिर 8q प्लस 2 में से भी मैं 2 कॉमन कर सकता हूं, वो आंसर क्या हो जाएगा 4q प्लस 1, तो ये भी मेरा इवन नंबर हो गया, ये ऑड नहीं रहा। इस तरीके से ये मेरा ऑड है, इसमें से भी मैं 2 कॉमन कर सकता हूं, इसमें नहीं कर सकता, ये मेरा ऑड है, और इसमें से कर सकता हूं और इसमें से नहीं कर सकता, तो ये मेरा ऑड है। ठीक है, तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो मेरे को नंबर्स लेने हैं वो कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, ये 4 नंबर मेरे को लेने हैं। ओके, तो अपन लिखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। let a be the positive integer, let a be the positive odd integer and b equals to 8, so by Euclid's डिवीजन लेमा, सो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब मैं इन 4 वैल्यूज को लिख लूंगा। क्या क्या है मेरे पास 4 वैल्यूज, 8। अब देखो q तो इसने आंसर में बोला है, तो मैं यहाँ q नहीं लेके n लूंगा। क्या लूंगा, n। तो ये क्या क्या हो जाएंगी 8n प्लस 1, 8n प्लस 3, 8n प्लस 5 एंड 8n प्लस 7, ये 4 नंबर ले लिए। अब मेरे को क्या करना है, इनका स्क्वायर करना है। तो मैंने पहला नंबर लिया 8n प्लस 1 का स्क्वायर, तो 8n प्लस 1 का स्क्वायर करिए आप, क्या आएगा 8 का a प्लस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से खोल लीजिए, तो ये हो गया 64n स्क्वायर, क्योंकि 8n का होल स्क्वायर क्या हो गया 64n स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 8n इंटू 1, तो ये हो गया 16n प्लस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसके अंदर से क्या कॉमन कर सकते हो, इन 2 स्टेटमेंट में से 8 कॉमन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। तो आपने 8 कॉमन कर दिया, तो ब्रैकेट में आपके पास क्या आ गया 8n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, तो ये आपका 8q प्लस 1 की फॉर्म में चला गया, वेयर q इक्वल्स टू, वेयर q किसके बराबर हो गया 8n स्क्वायर प्लस 2n के, 8n स्क्वायर प्लस 2n के। फिर आपने सेकंड क्वेश्चन किया, वो क्या है, सेकंड लिखा रखा है आपके पास 8n प्लस 3। अब इसका होल स्क्वायर करिए आप 8n प्लस 3 का,
तो जब इसका स्क्वायर करते हो तो क्या आएगा, 8 का स्क्वायर वही 64n स्क्वायर प्लस 63 48n प्लस 9। ठीक है, अब आपको पता है मैं इस 9 को क्या लिख सकता हूँ, 8 + 1 नहीं लिख सकता क्या, मैं इस 9 को क्या लिख सकता हूँ, 8 + 1 लिख सकता हूँ। तो फिर मैंने उसमें से 8 कॉमन भी कर लूंगा। तो मैं चलो एक बार लिख ही लेते हैं, 64n स्क्वायर प्लस 48n प्लस 8 + 1। अब इसमें से मैंने 8 कॉमन कर दिया, क्या कर दिया, 8 कॉमन। तो ब्रैकेट के अंदर क्या क्या आ गया मेरे पास, 8n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 1 प्लस 1। तो इसको मैंने लिख दिया 8³ + 1, वेयर अब q की वैल्यू क्या हो गई, 8n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 1। और दूसरा q एक इंटीजर है तो इसकी वैल्यू आप कुछ भी आ सकती है। ऐसे ही मैं थर्ड वाला लूंगा। थर्ड क्या दे रखा है मेरे को, 8n + 5, तो ये हो गया आपका 64n स्क्वायर प्लस 80n प्लस 25। फिर इसमें से आप 64n स्क्वायर प्लस 80n प्लस 24 प्लस 1 लिख देंगे। तो इसमें से 8 कॉमन कर लीजिए आप, आपके पास आ जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 3 प्लस 1। तो ये हो गया 8³ + 1। ठीक है, और यहाँ पर भी q की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे q की वैल्यू क्या हो गई आपके पास में, 8n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 3, 8n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 3। और ऐसे ही आप फोर्थ भी कर सकते हैं। आपको क्या दे रखा है, 8n + 7 का होल स्क्वायर। तो 8n + 7 का होल स्क्वायर ओपन करिए, 64n स्क्वायर प्लस 112n प्लस 49। फिर इसको ओपन करेंगे, आगे एक्सपेंड करेंगे 49 को, तो क्या हो जाएगा, 64n स्क्वायर प्लस 112n प्लस 48 प्लस 1। फिर इसमें से 8 कॉमन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 8n स्क्वायर प्लस अब 14n प्लस 6, और ये प्लस 1 अलग से, तो ये भी हो गया 8³ + 1 की फॉर्म में, वेयर q = 8n स्क्वायर प्लस 14n प्लस 6। ये इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो आपने ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कर लिया। अब इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और हैं आपकी एक्सरसाइज में, इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और हैं आपकी एक्सरसाइज में, वो आप सॉल्यूशंस जो मैं आपको दूंगा उसमें से देख के कर सकते हैं। नहीं समझ में आए तो आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं। और अब अपन आगे करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। स्टूडेंट्स, अब अपन करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, ये जो बनी चीज है वो बनी तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से ही है, बट इसके अंदर आपको एक प्रोसेस मिलेगी। क्योंकि देखो एल्गोरिथम का मतलब ही क्या होता है, प्रोसेस्ड वेल डिफाइंड स्टेप्स, प्रोसेस या प्रोसीजर टू गो थ्रू द सॉल्यूशन पाने के लिए जो प्रोसेस्ड स्टेप्स होंगी उसके ही द्वारा आप ये सॉल्यूशन कर पाओगे। ठीक है, अब आपको एक चीज ये बताता हूं, इसको अपन 2 तरीके से कर सकते हैं, और जो इजीएस्ट वे है उसी से मैं आपको ये चीज समझाऊंगा, जो कि है आपका बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, और ये काम क्या आता है, ये काम आता है टू फाइंड, क्या फाइंड करने का काम आता है, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम काम में आता है। और इसमें अपन सीखेंगे कौन सा मेथड यूज करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे, और है ये यूक्लिड्स मेथड ही। तो एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन ले लिया से फाइंड HCF of 81 and 237। ठीक है, 81 और 237 का क्या फाइंड करना है आपको, HCF फाइंड करना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले ये चेक करूंगा कि इनमें से बड़ा कौन सा, वो तो दिख रहा है 237 इज ग्रेटर देन 81। ठीक है, तो ये तो मेरा डिविडेंड हो गया और ये मेरा डिविजर हो गया। अब मैं क्या करूंगा, 237 को डिवाइड करूंगा 81 से,
237 को किससे डिवाइड करूंगा, 81 से। तो ये 2 टाइम्स जा सकता है मैक्सिमम, तो 2 टाइम्स में ये आ गया 162। अब 237 में से 162 आप माइनस करेंगे तो ये आ गया 5। फिर ये 3 में से 6 माइनस हो नहीं सकता तो आप कैरी लेंगे, तो 13 माइनस 6 ये आ गया आपका 7 और ये 1 में से बन गया 0। ठीक है, लेकिन क्या 81 ने 237 को कंप्लीट डिवाइड कर दिया? नहीं किया। तो जब इसने इसको कंप्लीट डिवाइड नहीं किया तो ये रिमाइंडर 75 क्या बोलता है, अब आपको हम डिवाइड करेंगे, अब आपको हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपने इसको पूरा डिवाइड नहीं किया तो अब आपको हम डिवाइड करेंगे। तो ये जो 75 है ये 81 को डिवाइड करेगा। अब 75 81 को 1 टाइम से मैक्सिमम डिवाइड कर सकता है, इसके ऊपर नहीं जा सकता। तो 75 इसमें से अब आप माइनस कर दीजिए, तो जब आप इसमें से 75 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 6 बचेगा। अभी भी रिमाइंडर बच रहा है, तो अब क्या बोलेगा, 6 बोलेगा कि सर आपने 81 को पूरा डिवाइड नहीं किया, अब आपको हम डिवाइड करेंगे। तो ये 6 इधर आ गया 75 के फॉर्म पे चला गया। अब 75 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आप पता है 12 टाइम्स में 72 होता है। तो आप जब 72 इसमें से माइनस करोगे तो 3 बचेगा। अब ये 3 बोलेगा नहीं सर आपने भी पूरा डिवाइड नहीं किया, आपको हम डिवाइड करेंगे। तो 3 इस 6 को डिवाइड करेगा, तो जब 3 6 को 2 टाइम्स में डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर आ गया 0। अब जिस स्टेप पे जाके ये रिमाइंडर 0 होता है तो उस स्टेप का जो डिवीजर होगा वही क्या होगा, मेरा HCF होगा। ठीक है, समझ में आई बात? ये बार दोबारा से रिपीट करते हैं कि 237 को आप 81 से बड़ा था इसलिए 237 को आपने 81 से डिवाइड किया। 2 टाइम क्वेश्चन पे इसने 162 दिया और 75 एज अ रिमाइंडर दिया। अब ये रिमाइंडर 0 नहीं था, तो जब ये रिमाइंडर 0 नहीं था तो अब ये मेरा नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या बन गया, क्वोशिएंट डिवीजर बन गया, और ये जो मेरा डिवीजर था वो इसका डिविडेंड बन गया। फिर वापस सेम स्टेप पर ही रिमाइंडर आया 6। अब ये 6 तो मेरा डिवीजर बन गया और ये इसका जो डिवीजर था वो मेरे लिए डिविडेंड बन गया। फिर इसको डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 3, अब ये 3 मेरा डिवीजर बन गया और मेरा क्वोशिएंट क्या, डिविडेंड क्या बन गया, 6 है। तो रिमाइंडर जैसे ही 0 आया तो जिस स्टेप पे 0 आया वो स्टेप में जो डिवीजर होगा, उस स्टेप का जो डिवीजर होगा वही मेरा क्या होगा, HCF होगा। ठीक है, वैसे इसका जो मेन स्टेप वाइज सॉल्यूशन तो था वो क्या था, आप स्टेप 1 देखते हैं, A = BQ + R। इस फॉर्मेट में आप लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, 237 इज इक्वल टू B क्या था आपके पास, 81 इंटू Q कितना लिया था आपने फर्स्ट स्टेप में, 2 प्लस रिमाइंडर कितना है, 75। ठीक है, फिर अब आपको दिख रहा है कि सेकेंड स्टेप में आते हैं, R इज नॉट इक्वल्स टू 0। R क्या हुआ, 0 इक्वल नहीं हुआ। अब ये क्या किस फॉर्म में चेंज हो गया, B इक्वल्स टू RQ + R1। अब मैंने क्या बोला था, ये जो रिमाइंडर बचेगा ये डिवीजर बन जाएगा, ये जो रिमाइंडर बना ये डिवीजर बन गया। तो ये R मेरा क्या बन गया, डिवीजर बन गया, और B मेरा क्या हो गया, जो पहले यहाँ डिवीजर था वो मेरा डिविडेंड बन गया। तो मैंने देखा सेकंड स्टेप में क्या हुआ था, 81 इज इक्वल्स टू R 75 इंटू 1 प्लस इसमें रिमाइंडर क्या बचा मेरे पास, 6 बचा था, इसमें रिमाइंडर क्या बचा था, 6। अब थर्ड स्टेप में पहुंचा मैं, थर्ड स्टेप में भी R इज नॉट इक्वल्स टू 0, R मतलब रिमाइंडर, R1 नॉट इक्वल्स टू 0 कर दिया आपने। तो अब आप थर्ड स्टेप फोर्थ स्टेप करोगे, अब ये R तो आपका क्या बन गया, डिविडेंड बन गया। फिर यहाँ आपका क्वोशिएंट क्या बन गया, R1 बन गया, और आपका इधर क्वोशिएंट क्या आ गया, R2 प्लस रिमाइंडर आएगा R2। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आप इस फॉर्मेट से इसको करिए, ये बस एक समझाने के लिए है। अब यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या आया था, 6, डिविडेंड क्या आया था, 75। तो ये आपका इधर आ गया 75 इक्वल्स टू 6 इंटू 12 प्लस 3। फिर फोर्थ स्टेप, अभी भी आपके पास R2 की वैल्यू 0 नहीं हुई, तो अब आप क्या करोगे, 6 इक्वल्स टू 3 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया, तो यहाँ पे जो आपकी क्वोशिएंट की डिवीजर की वैल्यू होगी वो आपका HCF होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो आप ये ना करके आप ये फॉर्म करेंगे। अब इसके 1-2 क्वेश्चंस करते हैं अपन। ओके स्टूडेंट्स, अब ये एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है।
ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला, आपको दो नंबर्स दे दिए, एक तो दे दिया 420 और एक नंबर क्या दे दिया 130। इन दोनों नंबर्स के लिए आपसे क्या फाइंड करने को बोला है, आपको इनका HCF फाइंड करने को बोला है। तो अब आप क्या करोगे, सिंपल उसी तरीके से चेक कर लो कि भाई 420 इज ग्रेटर देन 130, तो 420 आपका डिविडेंड बन गया और 130 आपका डिवीजर बन गया। ठीक है। अब 13 की टेबल आपको आती है, 13 1 13, 13 2 26, 13 3 39। अब 3 टाइम्स ये आ सकता है, तो ये हो गया 390। आप इसमें से माइनस कर दीजिए, रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास, 30 एज अ रिमाइंडर बचेगा। अब इस 30 रिमाइंडर को आप डिवीजर बना लीजिए और आपका जो डिविडेंड बनेगा वो पहले वाले क्वेश्चन का डिवीजर होगा, पहले वाले ऊपर वाले फर्स्ट टाइप का डिवीजर होगा। तो ये 130 एज आपका डिविडेंड बन गया। अब 30 की टेबल आपको 3 की टेबल आती है, 3 4 12, तो 4 टाइम्स में 120 आप इसमें से माइनस कर दीजिए, 10 बच गया। अब ये आपका नेक्स्ट स्टेप के लिए डिवीजर बन गया और आपका जो डिविडेंड है वो ये 30 बन गया। तो ये 30 से आप डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में, तो जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0। अब यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 आ गया। सो अब जब रिमाइंडर 0 आ गया तो आपको पता है रिमाइंडर 0 आता है तो उस स्टेप का जो डिवीजर होता है वो आपका क्या होता है, HCF होता है। ठीक है। बाकी आप सॉल्यूशंस में से देख लीजिएगा, आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। स्टूडेंट्स, अब ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया हुआ है, इफ द HCF ऑफ 408 एंड 1032 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 1032x minus 408 into 5, then find the value of x। तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, आप इसके अंदर सबसे पहले HCF निकालेंगे, क्योंकि देखो इसका इन दोनों का जो HCF आएगा वही इनके इक्वल होगा, तो आप क्या निकालोगे, द HCF ऑफ 408 एंड 1032 बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो क्या लिखोगे आप, आपको पता है 1032 इज ग्रेटर देन 408, तो आप डिवाइड कर दो, 1032 को डिवाइड करेंगे आप 408 से। ठीक है। अब 400 की टेबल 2 टाइम्स में करेंगे इसको, तो 2 टाइम्स में करेंगे तो ये हो गया 816। जब इसमें से आप माइनस करेंगे तो ये आ गया आपका 6, ये आ गया 1 और ये आ गया 216। फिर आप 216 से किसको डिवाइड करोगे, 408 को डिवाइड करोगे, किसको करोगे, 408 को। अब 408 से ये 2 टाइम्स में नहीं हो सकता, ये 1 टाइम में हो जाएगा। तो 1 टाइम में करोगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 216, तो ये कितना बचा 2, फिर ये आ गया 9, फिर ये आ गया 1। अब ये 192 बचा, 192 को आप किससे डिवाइड कर, 216 को डिवाइड करोगे 192 से, ये भी 1 टाइम में ही आएगा, तो ये आ गया 192 माइनस करिए, ये आ गया 4, ये आ गया 24, फिर 24 से आप डिवाइड करोगे इसको 192 को, और 192 इसको कितना टाइम में, 8 टाइम्स में पूरा डिवाइड कर देगा। अब आपका रिमाइंडर आ गया 0, तो इसका HCF क्या आ गया, 24 आ गया। ठीक है। अब HCF 24 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने क्या बोला था कि इनका जो HCF आता है इज एक्सप्रेसिबल, ये इनके इक्वल आएगा। तो आपने क्या कर दिया भाई, 24 इज इक्वल्स टू 1032x माइनस 408 इंटू 5 बराबर। अब इसको सॉल्व करिए तो ये आ गया 24 इक्वल्स टू 1032x माइनस, अब 408 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, ये किसके बराबर आ जाएगा, 2040 के। अब ये 2040 यहाँ कॉन्स्टेंट है तो उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो 24 प्लस 2040 इज इक्वल्स टू 1032x 1032x। अब 1032x इज इक्वल्स टू 2040 प्लस 24 2064 हुआ कि नहीं हुआ, तो बताइए x की वैल्यू क्या हो गई, 2064 डिवाइडेड बाई 1032। अब 1032 से 2064 को डिवाइड करिए, क्या आएगा, 2 आएगा। सो x इज इक्वल्स टू 2, ये आपका आंसर हो गया। अब इस एक्सरसाइज से रिलेटेड सारे सॉल्यूशंस आपको मैं दे चुका हूँ, आप उसमें से सॉल्यूशंस देखिए, कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप मेरे से पूछिए।
ठीक है, अब अपन करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब स्टूडेंट्स अब अपन करेंगे एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व। तो 2.2 के अंदर जो आपने आज तक पहले प्राइम फैक्टर्स जो मेथड सीखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस अपन करेंगे। अब इसमें क्या दिया हुआ है, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर क्या दिया हुआ है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो पहले आप इसके क्या कर लीजिए, प्राइम फैक्टर्स कर लीजिए बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपने इसको 2 से डिवाइड करा, ये क्या आ गया 2 3 4, फिर आपने अगेन इसको 2 से डिवाइड करा, ये आ गया 1, फिर ये आ गया 1, फिर ये आ गया 7, फिर आपने इसको 3 से डिवाइड करा तो ये आ गया आपका 3, और फिर आ गया ये 9, फिर आपने अगेन इसको 3 से डिवाइड करा तो ये आ गया आपका 13, फिर आपने इसको 13 से डिवाइड करा, ये आ गया 1। तो मैंने लिख दिया कि 468 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। तो मैंने क्या कर दिया कि 468 को इनके प्राइम फैक्टर्स के, क्योंकि 2 3 और 13 तीनों ही क्या है, प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर्स हैं, तो मैंने इनको 468 को इनके प्राइम फैक्टर्स में प्रोडक्ट मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में जनरेट कर दिया। अब इसको आप इस तरीके से और लिख सकते हो, 2 की पावर 2 क्योंकि ये 2 है, इंटू 3 की पावर 2 क्योंकि ये भी 2 और 13 अकेला है, इसको 13 लिख सकते हो। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है उसके अंदर क्या दिया हुआ है, उसके अंदर 2 नंबर दिए हुए हैं 96 और 404। ठीक है, अब इन दोनों नंबर्स के लिए आपको HCF और LCM फाइंड करना है, और HCF और LCM आपको अच्छे से निकालना आता है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लिया और इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स कर लिए। 96 को पहले आपने 2 से डिवाइड करा, ये हो गया 48, फिर 2 से किया ये आ गया 24, फिर 2 से किया ये आपका आ गया 12, फिर 2 से किया ये आपका आ गया 6, फिर 2 से किया आपका आ गया 3, फिर 3 से किया ये आ गया 1। तो आपने लिख दिया 96 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इसको आपने इस तरीके से लिख दिया 2 की पावर 5 इंटू 3। फिर आपने 404 के फैक्टर करे, तो 2 से किया ये आ गया 202, फिर 2 से किया ये आ गया 101। अब 101 की प्राइम नंबर है तो ये 101 से एक बार में जाएगा। तो 404 के जो प्राइम फैक्टर हुए वो क्या हो गए 2 इंटू 2 इंटू 101। तो इसको आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 101। ठीक है, अब HCF और LCM आपको निकालने आते हैं, फिर भी मैं एक बार दोबारा से बताता हूँ कि HCF कैसे निकलता है कि भाई इन दोनों में से जो हाईएस्ट कॉमन आ रहा है, हाईएस्ट जो इसमें और इसमें बराबर में कॉमन आ रहा है। अब देखो इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं, इसमें 101 है, इसमें 101 नहीं है, तो ये तो दोनों ही नंबर स्किप हो गए। अब यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 5 है, तो इन दोनों में से हाईएस्ट आप क्या कॉमन कर सकते हो 2 की पावर 2 कॉमन कर सकते हो। या फिर इस तरीके से देखिए, आपने इनकी प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा है ये 2 की पावर 2 2 बार है, 2 इधर भी 2 बार है, लेकिन ये नहीं है इधर और ये इधर नहीं है, तो ये कॉमन नहीं लेंगे, तो केवल ये इतना इतना कॉमन होगा। तो ये आपने लिख दिया 2 की पावर 2 4, क्या हो गया 4। फिर आप क्या निकालोगे इसका LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब LCM में क्या होगा कि जो HCF में है वो तो है ही, कॉमन तो है जो है ही, उसके अलावा भी बाकी के सारे। अब 2 की पावर 2 यहाँ है और 2 की पावर 5 तो बड़ी यहाँ पे है ना, तो एक तो 2 की पावर 5 ले लेंगे इंटू 3 इंटू 101। तो जब आप इसको पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 9696। ठीक है, अब ये तो आपने HCF और LCM निकाल लिए। अब एक कंडीशन दी थी आपको कि ये भी आपको प्रूव करना है, वो क्या दे रखी है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स। ये कंडीशन दे रखी है, ये आपको प्रूव भी करनी है। ठीक है, और ये होता है इस तरीके से, ये होती भी है। आगे एक चैप्टर और आएगा उसमें दोबारा से इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब आपको ये प्रूव करना है, तो आपने क्या किया भाई, क्या लेंगे HCF इंटू LCM, वो क्या हो गया 4 इंटू 9696, ये किसके बराबर हो गया 38784 के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया 38784। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए। और प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ 2
टर्म्स। अब भाई दो टर्म्स आपको दी हुई क्या क्या थी, एक तो 96 एक 404, तो आप इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करिए। 96 इंटू 404 ये भी किसके बराबर आया 38784 के। तो आपने लिख दिया देयरफॉर HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 2.2 का, उसमें क्या दिया हुआ है, दो कैंडिडेट है, एक तो है रमन और दूसरी है अनुप्रिया। ठीक है, तो रमन और अनुप्रिया दोनों ही एक कोई सर्कुलर पार्क थे, कुछ भी था, उसके राउंड लगा रहे थे। रमन को तो एक राउंड लगाने के अंदर कितना टाइम लग रहा था, 18 मिनट्स लग रहे थे। कितना लग रहा था, 18 मिनट्स लग रहे थे। और अनुप्रिया को वही राउंड लगाने के अंदर 12 मिनट्स लग रहे थे। कितने मिनट्स लग रहे थे, 12 मिनट्स। अब वो पूछना चाह रहा है कि ये कितनी देर बाद में एक दूसरे को मिलेंगे, कितनी देर बाद में एक दूसरे को मिलेंगे। When after how much time they will meet each other। तो सपोज करो कि भाई रमन का एक राउंड पूरा हुआ 18 मिनट में और अनुप्रिया का एक राउंड पूरा हुआ 12 मिनट में। तो रमन का दूसरा राउंड कितनी देर में पूरा हुआ, 36 मिनट में, और अनुप्रिया का दूसरा राउंड कितनी देर में पूरा हुआ, 24 मिनट में। फिर रमन का तीसरा राउंड कितनी देर में पूरा होगा, 18 54, और अनुप्रिया का तीसरा राउंड 36। अब ये देखो, ये भी 36 मिनट पे कंप्लीट करती है एक राउंड और ये भी 36 मिनट पे। तो जो आपका आंसर है वो आएगा 36। मतलब आपको इन दोनों का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, तो अपन लेंगे नाउ टेक एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो 18 और 12 के एलसीएम ले लो, 18 के फैक्टर्स कर लो आप, 2 इंटू 3 इंटू 3, और 18 के भी कर लीजिए 12 के, तो 12 के 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब इसका एलसीएम बताइए क्या होगा। एलसीएम होगा इसका, ये देखिए 2 दोनों में कॉमन है तो ये एक बार लिखा जाएगा, ये 3 दोनों में कॉमन है तो ये एक बार लिखा जाएगा, फिर ये एक बार और ये एक बार, तो 3 इंटू 2, तो क्या हो गया 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18, 18 टू 36। सो आपका आंसर आ गया 36। सो दे विल मीट ईच अदर, सो दे विल मीट ईच अदर आफ्टर 36 मिनट्स। ठीक है, और अब जो लास्ट आपका 5th क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो HCF से होगा, क्योंकि आपके क्या बता रखा था कि एक एग्जाम होगा, उसमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे 60 और जो भी 2-3 एग्जाम उनके नंबर दिए हुए हैं। तो बताओ कि एक रूम में अपन कितने बच्चे बिठा सकते हैं कि सब क्लासों में बराबर बच्चे बैठे और हर सब क्लास में एक सब्जेक्ट के बच्चे बैठ जाएं। तो फिर अपन इसका HCF निकाल के ये आगे सॉल्व करेंगे। HCF निकालेंगे, फिर जो HCF आएगा उससे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइड कर देंगे, तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ रूम्स आ जाएगा। इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन दे चुका हूं, तो आप ये कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब आप ये चैप्टर स्टार्ट करिए और इसके क्वेश्चन आंसर्स करिए। फिर अपना जो नेक्स्ट टर्न आएगा उस नेक्स्ट टर्न के ऊपर अपन पूरे बचे हुए चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।